हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी ये सोशल स्टडीज की जो सीरीज जो चल रही है, इसमें हमने बेटा अपने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और आज हम आप सभी के लिए बेटा लेके आए हैं पॉलिटी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बेटा पावर शेयरिंग। हिंदी में बेटा इसका नाम है क्या, सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है बेटा जी इसका, पावर शेयरिंग। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, पावर शेयरिंग चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। इसमें से टोटल जो है कितने मार्क्स का आने वाला है बेटा, 2 मार्क्स का आने वाला है। क्या बोलेंगे इसको, सत्ता की साझेदारी। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सत्ता की साझेदारी। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, जल्दी से बेटा पेन पेपर निकालिए और नोट्स बनाना कीजिए चालू मेरे साथ में। ठीक है, चैप्टर 1 है ये। पॉलिटी का कौन सा चैप्टर है बेटा, चैप्टर 1, जिसमें से कितने मार्क्स का आने वाला है बेटा, 2 मार्क्स का आने वाला है, जिसका क्या नाम है बेटा, सत्ता की साझेदारी या फिर पावर शेयरिंग। तो ये पावर शेयरिंग होती क्या है, सत्ता की साझेदारी होती क्या है, पावर को किस प्रकार से शेयर किया जाता है, इसकी जानकारी के लिए बेटा हमें बेटा इस चैप्टर में जो 2 कहानियां समझाई गई हैं, उन्हीं 2 कहानियों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर हो जाएगा खत्म। काफी छोटा सा चैप्टर है। तो कहाँ की कहानी है बेटा, बेल्जियम की और श्रीलंका की। कहाँ की कहानी है बेटा, बेल्जियम की और श्रीलंका की। तो पहले हम बेटा कहानी देखेंगे कहाँ की बेटा, बेल्जियम की। कहाँ की कहानी देखेंगे बेटा, बेल्जियम की। ठीक है, कहाँ की देखेंगे बेटा जी, बेल्जियम की स्टोरी पहले हम देखेंगे कि बेल्जियम जो है क्या है। तो बेल्जियम भैया क्या है भैया, यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है। क्या है भैया, इस यूरोप की क्या है, ये स्मॉल कंट्री है। ठीक है, ठीक है, यूरोप एक क्या है बेटा, एक क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, उसकी बेटा एक छोटा सा क्या है, बेल्जियम क्या है, एक देश है। ठीक है, ये क्या है, छोटा सा देश है। काय का देश है बेटा, यूरोप का। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो हरियाणा, जो भारत का जो राज्य है ना हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल, ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल बराबर किसके है बेटा, बेल्जियम के। किसके, बेल्जियम के। ठीक है, बेल्जियम किसके बराबर है बेटा, हरियाणा के क्षेत्रफल के, या हरियाणा के बराबर ही है क्या है, क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, हरियाणा के इक्वल है। ठीक है, कैसा है बेटा ये राज्य जो है, हरियाणा के इक्वल है बेटा। एक बेल्जियम जो कंट्री है वो किसके इक्वल है बेटा, हमारे इंडियन स्टेट हरियाणा जो एक इंडिया का जो स्टेट है उसके बराबर है एरिया के मामले में। ठीक है, और इसकी और बेटा जनसंख्या की, पॉपुलेशन की, अगर यहाँ की बेटा अगर बात की जाए बेल्जियम के की, तो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है कितनी है बेटा, 1 करोड़ अप्रोक्स। ठीक है, कितनी है, 1 करोड़ अप्रोक्स। ठीक है, APPROX। ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, जनसंख्या जो है जो कितनी है भाई साहब, यहाँ की जनसंख्या यहाँ की बेल्जियम की कितनी है, लगभग 1 करोड़। कितनी है बेटा, लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ लगभग। ठीक है, कितनी है बेटा, लगभग जो है 1 करोड़ जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे निवास कर रही है, बेल्जियम के अंदर ये 1 करोड़ जनसंख्या लगभग निवास कर रही है। ठीक है, और अगर बेटा इस बेल्जियम के अगर बॉर्डरों की बात करें, बॉर्डर तो आप सभी लोग जानते होंगे, सब लोगों ने बेटा पिक्चर भी देखी होगी। बॉर्डर माने क्या होता है, सीमा। ठीक है, तो सीमा किन किन राष्ट्रों से लगती है इसकी, फ्रांस से। किन किन राष्ट्रों से लगती है बेटा ये सीमा, फ्रांस से। और काय से लगती है ये, नीदरलैंड से। काय से लगती है बेटा इसकी सीमा, नीदरलैंड से। ठीक है, और काय से लगती है बेटा, जर्मनी से। काय से लगती है बेटा, जर्मनी से। ठीक है, काय से लगती है बेटा, जर्मनी से, नीदरलैंड से, फ्रांस से। और काय से लगती है बेटा, लग्जमबर्ग से। ठीक है, काय से लगती है, लग्जमबर्ग से। ठीक है, काय से लगती है बेटा ये सीमा, काय से लगती है बेटा इसकी, लग्जमबर्ग से। काय से लगती है बेटा, लग्जमबर्ग से। ठीक, इसकी सीमा है जो काय से लगती है बेटा, लग्जमबर्ग से। ठीक है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। बेटा वीडियो में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इधर के नाम कट रहा है बॉर्डर का, तो फिर मैं इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ से आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है बेटा, जो बॉर्डर है ना इसका, किसका, जर्मनी का। कहाँ, किन किन देशों से लगता है, फ्रांस से। किन किन देशों से लगता है बेटा, फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस। आप लोगों ने क्लास 9th में इस चैप्टर का नाम, इस देश का नाम सुना होगा बेटा, फ्रांस का। ठीक है, और काय से लगती है बेटा सीमा इसकी, नीदरलैंड से। ठीक है, काय से लगती है, नीदरलैंड से। ठीक है, और काय से लगती है बेटा, और काय से लगती है बेटा, जर्मनी से। काय से लगती है, और जर्मनी से। ठीक है, और काय से लगती है, जर्मनी से। ठीक, और काय से लगती है, लग्जमबर्ग से। काय से लगती है बेटा, लग्जमबर्ग से। ठीक है,
काय से लगती है, लग्जम, काय से लगती है बेटा, लग्जमबर्ग से। ठीक है, ये देश है, इसके चारों तरफ जो है फैले हुए हैं, किसके चारों तरफ बेटा, किसके चारों तरफ फैले हुए हैं बेटा, बेल्जियम के चारों ओर फैले हुए हैं, जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य हैं हमारे भारत के, उसी प्रकार से ये जो है नेबरिंग कंट्रीज आएगी बेटा बेल्जियम की। ठीक है, बेल्जियम के बारे में पहले तो ये जो मैंने जानकारी आपको दी है जल्दी से ये नोट कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इसकी पूरी एक केस स्टडी। यहाँ पे जो है बेटा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ना श्रीलंका की और बेल्जियम की दो ही केस स्टडी पढ़नी है, जिनसे आप समझ जाओगे कि पावर शेयरिंग क्या है और कैसे होती है ये, और ये कितना इंपॉर्टेंस है इसका डेमोक्रेसी के अंदर। आपको बेटा काफ़ी मज़ा आने वाला है एक पॉलिटी वाले सेक्शन में। ठीक है, जो है जिन बच्चों ने बेटा क्लास 9 में पॉलिटी पढ़ रखी होगी उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर भैया जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे, तो अपन बेसिक से पूरा उठा के चलेंगे, जितना भी यहाँ पे कवर कराया जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि अपन एकदम आधे से ही कवर कराएंगे, अपन पूरा एकदम बेसिक से उठाएंगे। ठीक है, अगर जो जो चीज़ें होगी ना, जैसे कुछ क्लास 9 से भी उनके टॉपिक जो है यहाँ से, अभी इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा बेटा फेडरलिज्म वाला, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर 4 आएगा, तो उनमें बेटा जब जो इनकी तार बेटा क्लास 9 में कहीं ना कहीं जाके जुड़ रहे होंगे ना, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप बेटा क्या कर लो, जल्दी से इसको लिख लो बेटा, किसको बेटा, बेल्जियम की जानकारी को। ठीक है, बेल्जियम क्या है बेटा, यूरोप का एक छोटा सा राष्ट्र है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की। किसके बराबर है बेटा, हरियाणा के बराबर है बेल्जियम, क्षेत्रफल में देखा जाए, एरिया के मामले में देखा जाए, और पॉपुलेशन जनसंख्या कैसी है, लगभग कैसी है, यहाँ पे 1 करोड़ जो है जनसंख्या यहाँ पे निवास कर रही है। ठीक है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग कैसे हैं बेटा, इसके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, और अब देखेंगे भैया एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन था वो देखेंगे हम कि कैसे था और क्या था। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन होता क्या है पहले वो सुन लीजिए। तो भैया जातीय संरचना जो है, यानी यहाँ पे किस किस समुदाय या किस किस जाति के जो है लोग निवास कर रहे थे बेल्जियम के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने बोर्ड पे क्या बना लें बेटा, बेल्जियम का बेटा एक क्या बना लें, छोटा सा क्या बना लें, नक्शा बना लें। ठीक है, बेल्जियम का क्या बना लें बेटा, एक छोटा सा क्या बना लें, नक्शा बना लें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता बेल्जियम का नक्शा, ठीक है, पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आप सभी लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ बेल्जियम के नक्शे को बनाने की। ठीक है, ऐसा कुछ बेटा आपकी किताब में बेटा बेल्जियम का नक्शा ये थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता जो है दिया हुआ है। ठीक है, कैसा दिया हुआ है ये नक्शा जो है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिया हुआ है। ये कट रहा है यहाँ पे नीचे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा, देखो आप समझ में आ रहा है, हाँ बेटा अब ये पूरा नक्शा जो है क्लियरली दिख रहा है आपको। ठीक है, किताब में नक्शा ये हल्का सा ऐसा दिया हुआ है, और इस तरीके से जो है नक्शा बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ये कट लगा हुआ है छोटा सा। ठीक है, ये जो है एथनिक कंपोजिशन है बेटा काय का, बेल्जियम का। ठीक है, ये क्या है भैया, बेल्जियम का। यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं बेटा अपन, एथनिक कंपोजिशन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, एथनिक कंपोजिशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जातीय संरचना। हिंदी वाले लिख लें, क्या भी लिखोगे बेटा, जातीय संरचना। ठीक है, क्या लिखोगे आप, जातीय संरचना। नक्शा बना के लिखोगे तो ज़्यादा जल्दी चीज़ें और थोड़ी सी जगह में सब चीज़ें लिख भी जाएंगी, और याद भी जब भी रिवीजन करोगे तो जल्दी से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब एक बॉर्डर लाइन तो बेटा आपको ये डली हुई दिख रही है, और एक बॉर्डर लाइन जो है आपको ये अलग से ये डरी हुई दिख रही है। तो इसमें जो निवास कर रहे थे ना, वो 1% कौन निवास कर रहे थे बेटा, जर्मनी के लोग। ठीक है, यानी क्या, जर्मन्स निवास कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, कौन निवास कर रहा था बेटा, जो मैं लिख रहा हूँ साथ में लिखते चलना कि कौन निवास कर रहा था इस जगह पे बेटा, जर्मन के लोग निवास कर रहे थे। ठीक है, कौन निवास कर रहा था बेटा, जर्मन के लोग निवास कर रहे थे। और ये जो ऊपर वाला एरिया था इसका नाम क्या था बेटा, फ्लेमिश रीजन। क्या नाम था बेटा इस एरिया का, फ्लेमिश रीजन। क्या नाम था, फ्लेमिश रीजन। और ये छोटे वाले जो एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है, इसका क्या नाम था बेटा, बेलोनियन रीजन। क्या नाम था बेटा, बलोनियन रीजन। क्या नाम था बेटा, बलोनियन रीजन। क्या नाम था बेटा इसका, बलोनियन रीजन। क्या नाम था इसका, बलोनियन रीजन। ठीक है, क्या नाम था बेटा, बलोनियन रीजन। ठीक है, क्या नाम था बेटा,
बलोनियन रीजन। आई होप कि दिख रहा होगा बेटा आप सभी लोगों को। तो यहाँ बलोनियन रीजन था और इस वाले क्षेत्र का क्या नाम था ऊपर वाले का, फ्लामिश रीजन। अब यहाँ पे बेटा एक छोटी सी बात बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है बेटा, बेल्जियम की एक राजधानी थी जिसका नाम क्या है भाई साहब, ब्रुसेल्स। क्या नाम है बेटा, बेल्जियम की जो कैपिटल थी ये थी कि ये जो है वो क्या थी बेटा, कैपिटल थी। क्या थी ये, कैपिटल। ठीक है, इस कैपिटल का क्या नाम था, ब्रुसेल्स। क्या नाम था बेटा, ब्रुसेल्स। क्या नाम था बेटा, ब्रुसेल्स। हिंदी वाले भी लिख लो, राजधानी थी। ठीक है, क्या थी भैया, ये बेल्जियम की क्या थी, ये राजधानी। क्या नाम था इसका, ब्रुसेल्स। क्या नाम था, ब्रुसेल्स। क्या नाम था बेटा, ब्रुसेल्स इसका राजधानी का नाम था। ठीक है, इतनी कहानी जो है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बेलोनियन रीजन में यहाँ पे जो जाति जो निवास करती थी वो कौन निवास करते थे बेटा, फ्रेंच। कौन निवास करते थे बेटा यहाँ पे, फ्रेंच। FRENCH। हिंदी में लिख लो बेटा यहाँ पे क्या, फ्रेंच। कौन निवास करते थे बेटा, यहाँ फ्रेंच। और यहाँ फ्लामिश रीजन में जो लोग निवास करते थे ना वो कौन निवास करते थे, डच। कौन निवास करते थे बेटा, डच। ठीक है, कौन निवास करते थे यहाँ पे, डच। ठीक है, और इसमें राजधानी में बेटा इसका ना जस्ट उल्टा था। क्या था बेटा राजधानी में, इसका जस्ट उल्टा। इसमें बेटा राजधानी में 80% क्या थे यहाँ पे, फ्रेंच थे। कौन थे बेटा यहाँ पे, 80% फ्रेंच। और यहाँ पे जो 20% थे वो कौन थे यहाँ पे, डच। कौन थे बेटा यहाँ पे, कौन थे यहाँ पे, डच। कौन थे यहाँ पे, डच। ठीक है, राजधानी में बेटा जस्ट क्या था, इसका उल्टा था। ठीक है, 80% क्या निवास कर रहे थे, फ्रेंच, और यहाँ पे डच निवास कर रहे थे। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा बेटा आप लोगों के सामने कि यहाँ एथनिक कंपोजिशन जो है इसका बेल्जियम का वो कैसे है। बेटा आप बोर्ड पे बेटा आसानी से जो है देख सकते हो और किताब भी सामने रख सकते हो, तो जल्दी वहाँ पे किताब में कलर्ड फॉर्म में दिया होगा तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बता रहा है बेटा, ऊपर वाले रीजन में देखो, ऊपर वाला जो रीजन है उसका क्या नाम था बेटा, फ्लामिश रीजन। फ्लामिश रीजन क्या नाम है बेटा ऊपर वाले रीजन का, यहाँ पे देखो फ्लामिश रीजन। फ्लामिश रीजन में कौन निवास कर रहा है, आपके डच निवास कर रहे हैं, या डच बोलने वाले लोग जो है निवास कर रहे हैं। ठीक है, और ये नीचे वाला रीजन है उसका नाम क्या है बेटा, बेलोनियन रीजन। यहाँ पे जो निवास कर रहे हैं वो कौन निवास कर रहे हैं, यानी जो निवास मतलब रह रहे हैं। ठीक है, कौन रह रहे हैं बेटा, फ्रेंच लोग रह रहे हैं। ठीक है, और राजधानी जो कि तुम्हारी फ्लामिश रीजन में है, इसमें जो है जो अनुपात था जिसका रहने का वो जस्ट उल्टा था। जब यहाँ पे चारों ओर कौन रह रहा था, डच, और जबकि राजधानी के अंदर सबसे ज्यादा कौन रह रहे थे बेटा, फ्रेंच ही रह रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे 20% कौन थे, केवल डच, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन रह रहे थे बेटा, फ्रेंच लोग रह रहे थे। ठीक है, तो ये एथनिक कंपोजिशन आपको, ये संरचना आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बेटा होता क्या है, क्या बेल्जियम के अंदर जो सारी की सारी बोलबाला था या जो सारा का सारा जो पावर था ना वो किस लोगों, किन के हाथ में था बेटा, फ्रेंचों के हाथ में। ठीक है, किसके हाथ में था बेटा, फ्रेंचों के हाथ में। ठीक है, और जबकि आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, डच लोग थे ना जो जनसंख्या में कितने परसेंट थे बेटा, 59%। कितने परसेंट थे ये, 59%। टोटल जो डच थे ना वो कितने परसेंट थे बेटा, 59%। और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो कितने परसेंट थे, केवल 40%। तो आप समझ सकते हो बेटा ये जनसंख्या में कैसे थे, कम, लेकिन बोलबाला भी किसका था, इन्हीं लोगों का था। ये जो डच थे बेटा वो कैसे थे, जनसंख्या में ज्यादा भी थे और इनसे कैसे थे बेटा, कमतर थे, यानी इनसे कैसे दबे कुचले स्थिति में थे इनकी, ठीक, इनकी अपेक्षा। इनको जो भी कुछ फायदा मिलता था डच लोगों को, बाद पहले किसको मिलता था, फ्रेंचों को, बाद में किसको मिलता था, डचों को। बेचारे जर्मन वाले लोगों की तो कोई औकात ही यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, जर्मनी वाले लोगों की तो यहाँ पे कोई भी औकात थी ही नहीं। ठीक है, जर्मनों की यहाँ पे क्या है, कोई भी औकात यहाँ पे थी ही नहीं। ये समझ के चलना, ना के बराबर ही थे। तो इनकी तो कहानी जो है सबसे लास्ट में आनी ही आनी थी वो अपने आप के। जब 59% हो गए भी क्या नहीं हो रहा था इन लोगों का बेटा, बोलबाला यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। सबसे ज्यादा बोलबाला किसका था बेटा, यहाँ पे फ्रेंच लोगों का था। अगर जिन बच्चों ने ये नक्शा नहीं बनाया है जल्दी से बना लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ और इसके आगे की जो है चीजें वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये नक्शा बना के सामने रखोगे या किताब को ही सामने रखोगे नक्शे में, तो ज्यादा चीजें देख देख के जल्दी जल्दी समझ में आएंगी नक्शे से ही। जल्दी से नक्शा बना लो बेटा, 5 सेकंड का टाइम है बेटा आप सभी लोगों के पास। उसके बाद मैं बेटा क्या कर दूंगा, इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा बेटा, इरेज कर दूंगा। ठीक, तो बेटा अब मैं इसको कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इस पूरे के पूरे नक्शे को क्या कर रहा हूं बेटा, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो इतने बेटा एथनिक कंपोजिशन समझ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या स्थिति बनी। ठीक है, किसकी बेटा, बेल्जियम की। अब बेल्जियम की स्थिति क्या बनी भाई, आप समझ लो कि अब जब ये इतनी समस्या थी बेटा, फ्रेंच लोगों का बेटा बोलबाला था, डचों का बोलबाला था, तो जाहिर सी बात है
कि अगर एक घर में अगर दो भाई अगर रह रहे हों और एक भाई को भाई साहब अगर चीज़ें जल्दी मिल जाएं, उसके मम्मी पापा उसे सारी सुविधाएं मुहैया करा दें और दूसरे वाले को बेचारे को धुतकारते रहें या उसको काफ़ी वो मांगने के बाद तब उसको लास्ट में दिया जाए, ठीक है, वो भी पूरी तरीके से ना दिया जाए, तो दूसरे वाले बच्चे का बेटा विद्रोह करना तो लाजमी है, उसको तो विद्रोह करना ही है। तो फिर क्या था बेटा यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग थी, कौन थी भाई साहब यहाँ पे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, कौन थी बेटा यहाँ पे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है, और इधर कौन था बेटा, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, कौन था बेटा, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, यही दो बेटा मेजोरिटी में थी, ठीक है, बेचारे जर्मन्स का तो कोई वही था नहीं। तो इनके बीच में क्या हो गया बेटा, टेंशन, क्या हो गया बेटा, इनके बीच में टेंशन आ गई, इनके बीच में क्या आ गई बेटा, टेंशन आ गई। और इस टेंशन के आने के कितने कारण थे बेटा, दो कारण थे, मुख्य कारण क्या थे बेटा, दो कारण थे, ये लिखते चलना, फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग बीच में लिखना टेंशन, और ऐसे ही लिख लेना नक्शे में क्या, टू रीजन तुम्हारे क्या क्या थे बेटा, दो कारण क्या थे, कि जो फ्रेंच स्पीकिंग थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना, वो कैसी थी बेटा, रिच एंड पावरफुल, ठीक है, कैसी थी बेटा, ये रिच थी और कैसी थी, ये पावरफुल थी, ठीक है, किसकी अपेक्षा, डचों की अपेक्षा। हिंदी में लिख लो इसको, क्या लिखोगे यहाँ पे बेटा, फ्रेंच जो लोग थे ना, फ्रेंच बोलने वाले, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रेंच बोलने वाले, ठीक है, क्या लिखोगे, फ्रेंच बोलने वाले कैसे थे बेटा, कैसे थे, धनी, कैसे थे बेटा, धनी, और कैसे थे बेटा, पावरफुल, शक्तिशाली, कैसे थे बेटा, ये शक्तिशाली, ठीक है। तो इस और ये सब बेटा शक्ति और ये धन वगैरह डच लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं था। तो पहला जो मुद्दा था उनका, पहला मुद्दा तो यही था कि भैया ये लोग कैसे हैं, हमसे पावरफुल हैं और कैसे हैं, रिच हैं, यानी पैसे वाले हैं हमसे, और कैसे हैं, शक्तिशाली भी हैं, पावर है इन लोगों के पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि जनसंख्या में कौन ज़्यादा है, हम ही ज़्यादा हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ये जो है माइंड में किसके में आई बेटा, किसके माइंड में आई ये बात, डच लोगों के माइंड में आई। और ये जो रीजन्स थे ना, ये टेंशन जो बढ़ी थी वो कब की बात है बेटा, कब की घटना है ये, 1950 से लेके 1960 के बीच में एक पूरी क्या चल रही है बेटा, ये कहानी चल रही है, ठीक है, ये पूरे के पूरे दशक की एक क्या चल रही है, कहानी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। और दूसरी बेटा क्या बात थी कि जो डच लोग थे ना, इन्हें क्या पता था बेटा, इकोनॉमिकल इनका जो डेवलपमेंट था, कैसा था बेटा, इकोनॉमिकल जो इनका डेवलपमेंट था ना, क्या था बेटा इसका, इकोनॉमिकल इनका जो डेवलपमेंट था ना, वो कैसा हो रहा था बेटा, लेट, कैसा हो रहा था बेटा इनका, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा था इनका, लेट, ठीक है। और कह लिया जाए या इनको एजुकेशन जो मिल रही थी वो कैसी मिल रही थी बेटा, लेट मिल रही थी, किसकी अपेक्षा, डचों की अपेक्षा, सॉरी फ्रेंचों की अपेक्षा, ठीक है, किसकी अपेक्षा लेट मिल रही थी, इनकी अपेक्षा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लिख लो बेटा, आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास मतलब इनके पास पैसा वगैरह या रोजगार वगैरह के अवसर क्या मिल रहे थे, इनको कम मिल रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या, शिक्षा, इनके भी अवसर इनको कैसे मिल रहे थे, कम मिल रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा लेट जो है, मच लेटर लिख लो यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है लेट इनके पास ये पहुँच पा रही थी, ठीक है। तो दूसरा भैया ये मुख्य कारण जो है ये था, ठीक है, दो बड़े कारण थे जिनके कारण क्या हुआ बेटा, इनके बीच में क्या हो गया, टकराव हो गया, इन दोनों के बीच में बेटा क्या हो गया, टकराव हो गया, किसके बीच में बेटा, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों के बीच में क्या हो गया बेटा, टकराव हो गया, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूँ, डच के सामने लिख लेना आर्थिक विकास कॉमा शिक्षा, ठीक है, हिंदी वाले, इंग्लिश वालों को तो क्लियरली दिख ही रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन, ठीक है। और नीचे लिख लेना क्या, मच लेटर, ठीक है, क्या लिखोगे बेटा नीचे, मच लेटर, यानी कैसा हो गया था ये, देरी से, ठीक है, क्या लिख लोगे यहाँ पे, मच लेटर, बहुत देरी से मिल पा रहे थे, ठीक है, मच लेटर, ठीक है, क्या लिख लोगे बेटा यहाँ पे, मच लेटर, ठीक है। यहाँ लिख लेना क्या, बहुत देरी से मिल पा रहे थे, कैसे मिल पा रहे थे बेटा, बहुत देरी से, ठीक है, इन लोगों को क्या मिल पा रहा था, ये सब चीजें ना बहुत देरी से इनको मिल पा रही थी। तो दो कारण थे मुख्य, आपको समझ में आ गए होंगे, इनके बीच में क्या करने के बेटा, लड़ाई या झगड़े होने के। तो जब ये झगड़ा हुआ इन लोगों के बीच में, तो बेटा अब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, अब झगड़ा जब दो समुदायों के बीच में होगा तो गवर्नमेंट शांत तो बैठने वाली नहीं है, गवर्नमेंट शांत तो बैठेगी नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ की ने एक क्या निकाला बेटा,
तरीका निकाला। यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या निकाला बेटा, एक तरीका निकाला। इन दोनों समुदायों से बेटा बात की और इनसे बोला कि आप लोग आइए, बैठिए, बैठ के अपन क्या करते हैं बेटा, बातचीत करती हैं। तो ये कहानी जो थी बातचीत वाली कब की थी बेटा, 1970 की। कब की कहानी थी बेटा, 1970 की। ठीक है, तो 1970 से लेके कब तक, 1970 से लेके और 1993 तक। ठीक है, ये कितने साल हो रहे हैं बेटा आपके, जल्दी से बोलो, 23 साल। तो इन 23 सालों में इनकी गवर्नमेंट ने धीमे धीमे बेटा क्या किया कि हम क्या करेंगे बेटा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, चेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 1970 से 93 के बीच में इन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या इनका, संविधान। क्या किया इनने, संविधान बदला। क्या किया इनने, संविधान को क्या किया इनने, बदला। इनकी जो गवर्नमेंट थी या इनकी जो सरकार थी उसने क्या किया बेटा, चेंज कर दिया काय को, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को क्या कर दिया बेटा, बदल दिया। कब से कब तक बेटा, 1970 से लेके 1993 तक। अब यहाँ पे संविधान बेटा पूरा नहीं बदला, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे केवल और केवल क्या किए थे उन्होंने, बदलाव, कुछ एक बदलाव किए थे। तो वो बदलाव अपन एक एक करके देखते हैं क्या क्या बदलाव किए थे। तो इनने बेटा टोटल कितने बदलाव किए थे बेटा, 5 बदलाव किए थे। कितने बदलाव किए थे बेटा, 5 बदलाव जो है इन्होंने कर दिए थे। ठीक है, और ये 5 बदलाव कितने बार में किए थे बेटा, 4 बार में। ठीक है, ये क्या बोला मैंने, इसमें बदलाव कर दिए थे क्या में, संविधान में। और कितने बदलाव किए थे टोटल, 5। कितने बदलाव किए थे, 5। कितनी बार में किए थे, 4 बार में। ठीक है, कितनी बार में किए थे बेटा, 4 बार में, 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 बार में बेटा कितने बदलाव किए इन्होंने, 5 बदलाव किए। ठीक है, अब वो बदलाव क्या क्या किए थे वो देख लो। पहला बदलाव तो सबसे पहला बेटा यही था कि नंबर ऑफ डच मिनिस्टर। क्या बदलाव था बेटा, नंबर ऑफ डच मिनिस्टर। ठीक है, बराबर किसके रहेंगे बेटा, नंबर ऑफ फ्रेंच। किसके रहेंगे बेटा, नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर, नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर। क्या बोला बेटा मैंने कि जो डचों के जो मंत्री थे ना, डचों के क्या बोला बेटा, मंत्री किसके बराबर रहेंगे बेटा, फ्रेंचों के मंत्री के। किसके बराबर रहेंगे, फ्रेंचों के मंत्री की। मतलब संख्या जो रहेगी ना इन मंत्रियों की कैसी रहेगी, और कहाँ पे रहेगी ये संख्या बेटा, ये बराबर कहाँ पे रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में। कहाँ पे रहेगी ये बराबर, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कहाँ पे बेटा, केंद्र की सरकार में। कहाँ पे रहेगी बेटा ये, केंद्र की सरकार में। ठीक है, केंद्र सरकार में पहला बदलाव ही बेटा इन लोगों ने क्या किया, केंद्र की सरकार में क्या रहेगा बेटा, क्या रहेगा कि आपके और हमारे मंत्री कैसे रहेंगे बेटा, बराबर बराबर रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर कैसे रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे। ठीक है, इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी पहले वाले बदलाव की। ठीक है, और दूसरा वाला बेटा बदलाव इन्होंने क्या किया बेटा यहाँ पे, अब बताओ जल्दी से दूसरा वाला बदलाव यहाँ पे क्या हो सकता है। एक तो बदलाव इन्होंने क्या रख दिया बेटा, नंबर ऑफ जो फ्रेंच मिनिस्टर थे वो कैसे रहेंगे बेटा, कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे किसके, इक्वल किसके रहेंगे, डच मिनिस्टरों के। ठीक है, और दूसरा था बेटा नो सिंगल कम्युनिटी टेक बिग डिसीजन। ठीक है, नो सिंगल कम्युनिटी ठीक है टेक बिग डिसीजन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी क्या बोला बेटा यहाँ पे, कोई भी जो फैसले अगर लेने होंगे ना तो एकल समुदाय। ठीक है, सिंगल का क्या हो जाएगा, एकल समुदाय। क्या बोला, कम्युनिटी का क्या हो जाएगा बेटा, समुदाय। तो एकल समुदाय क्या नहीं किया करेगा बेटा, फैसले नहीं लेगा। कैसे नहीं लेगा बेटा, ये फैसले नहीं लेगा। ठीक है, एकल समुदाय मतलब कोई भी, जैसे मान लो अगर फ्रेंच सोचें कि हम अकेले किसी मुद्दे पे फैसला ले लें तो नहीं ले सकते, डच अगर सोचें कि किसी मुद्दे पे अगर हम अपना फैसला ले लें तो नहीं ले सकते। समझ में आया, ये उन्होंने क्या किया इसमें प्रावधान, या जर्मन वाले भी सोचें। अब इस यहाँ पे जो नई व्यवस्था यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं तो यहाँ पे जो है भैया जो तवज्जो दी जाएगी बेचारे जर्मन वालों को भी थोड़ी बहुत कुछ क्या कर लिया जाएगा, यहाँ से शामिल यहाँ पे कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, देश के आखिर हिस्से तो हैं। ठीक है, अगला क्या बोला है इन्होंने, क्या स्टेट जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी बेटा, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी बेटा, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होगी। जो राज्य की जो सरकार होगी ना बेल्जियम के अंदर, जो राज्य की जो सरकार होगी ना वो कैसी होगी, सबऑर्डिनेट होगी। सबऑर्डिनेट किसकी होगी, किसकी होगी बेटा, केंद्र सरकार की। ठीक है, सबऑर्डिनेट किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी होगी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी होगी बेटा,
सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी सहायक होगी किसकी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। जो राज्य सरकार होगी किसकी सहायक होगी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये जो 3 बदलाव हैं आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से इनको लिख लो, अगर पेपर में अगर वो पूछता है तो वे बता देना, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलो भाई मैं साफ कर रहा हूँ, जिसको भी लिखना है वीडियो को रिवाइंड करके लिख लेना, ठीक है। और क्या क्या बदलाव हुए इनके संविधान के अंदर, उनके बारे में बेटा अपन ने पढ़ना है। 3 तो अपन ने पढ़ लिए। पहला क्या अपन ने पढ़ा बेटा कि डच मिनिस्टर किसके बराबर रहेंगे बेटा, फ्रेंच वाले मिनिस्टर होंगे। दूसरा बदलाव क्या पढ़ा बेटा अपन ने, दूसरा बदलाव क्या पढ़ा अपन ने कि कोई भी एक समुदाय क्या नहीं करेगा, कोई भी फैसला देश से संबंधित या कोई भी फैसला नहीं लेगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या होगा बेटा, स्टेट गवर्नमेंट जो है बेटा किसके सबऑर्डिनेट रहेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट रहेगी, ठीक है। और क्या बोल रहा है बेटा, क्या ब्रुसेल्स में जो अलग अलग, भाई साहब जो ब्रुसेल्स है ना, जो राजधानी, ये तो बात हो गई बेटा पूरे बेल्जियम की, लेकिन मैंने क्या बताया था अभी आपको कि राजधानी में क्या था, 80 और 20% का चल रहा था। तो फिर वहां पे क्या हुआ, वहां पे उन्होंने क्या एक मांग और रखी, उनने मतलब एक बदलाव इसमें क्या किया कि ब्रुसेल्स था, यानी जो राजधानी थी ना, इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन जो मिलेगा, इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है, प्रतिनिधित्व जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा, इक्वल मिलेगा, ठीक है। ब्रुसेल्स में प्रतिनिधित्व जो मिलने वाला है, प्रतिनिधित्व क्या मिलेगा बेटा, प्रतिनिधित्व वो कैसा मिलने वाला है बेटा, बराबर मिलने वाला है। अब क्या हो सर ये बता दो प्रतिनिधित्व क्या होता है, तो प्रतिनिधित्व ये होता है कि अगर भैया ब्रुसेल्स में जैसे 80% फ्रेंच थे ना और 20% कौन थे, डच, तो जब चुनाव लड़ने की जब अगर बारी आएगी तो हमेशा कौन जीतता जाएगा, वहाँ पे फ्रेंच जीतते जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नहीं भैया आप क्या नहीं करोगे, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, राजधानी के अंदर क्या करोगे, हमें भी क्या करोगे बराबर, बेशक आप 80% और हम 20% है राजधानी के अंदर, तो फिर भी हमें क्या चाहिए, बराबर का अधिकार चाहिए। तो फ्रेंच वाले मान गए, क्यों मान गए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वाले फ्लामिश रीजन में भी क्या किया था, फ्रेंच वाले को समान अधिकार दे दिया था, वो भी तो पॉपुलेशन में कम थे ना, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल में जब बेटा डच मान सकते हैं तो फिर राजधानी के अंदर फ्रेंचों को तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए बेटा फ्रेंच भी मान गए, ठीक है भैया, कि आधी सीटें क्या होगी, प्रतिनिधित्व रहेगा, मतलब कि जो उसको क्या कहते हैं, राजधानी के अंदर जो भी सीटें रहेंगी, जो भी आपकी सत्ता वाली जो सीटें रहेंगी, पॉलिटिकल जो सीट रहेंगी, चुनावी सीटें MLA MPs की, वो कैसी बांट दी जाएंगी बेटा, इक्वल बांट दी जाएंगी। उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन उन पर रहेगा, फ्रेंच वालों का और डच वालों का कैसा रहेगा बेटा, बराबर रहेगा, ठीक है। ये वाला नियम है, जल्दी से लिख लो। और चौथे नंबर का और जो आखिरी नंबर का है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो क्वेश्चन या OT पूछता है, यहाँ पे उन्होंने प्रावधान किया बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट का, ठीक है। कैसा किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट का, ठीक है। यहीं से जन्म है बेटा का आएगा, यहाँ से आप समझोगे कंसेप्ट, यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा फेडरल वाला, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, सामुदायिक सरकार का। क्या बोला बेटा, सामुदायिक सरकार, ठीक है। आप क्या बोला, सामुदायिक सरकार क्या होती है जरा बता दो, यहाँ से हो सकता है वो एक नंबर में आपसे गिब्बन वर्ड भी पूछ ले। तो सामुदायिक सरकार क्या होती है, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा सा अलग होती है, वो ये अपने समुदाय या अपनी कम्युनिटी के लोगों का क्या करती है बेटा, प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। मतलब फ्रेंच वाला ही कोई बंदा फ्रेंच उस पे कम्युनिटी पे क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है और फ्रेंचों का प्रतिनिधित्व करेगा वो, ठीक है। डच वाला डचों का प्रतिनिधित्व करेगा, डचों के ऊपर के वो चुनाव लड़ेगा, ठीक है। और जर्मन वाले मतलब अपनी गवर्नमेंट, मतलब कुल मिला के उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि फ्रेंच वाले अपनी एक अलग गवर्नमेंट चुने, डच वाले अपनी एक अलग गवर्नमेंट चुने, और जर्मन जो स्पीकिंग लोग हैं ना वो क्या करें, वो अपनी क्या कर लें, अलग गवर्नमेंट चुने, ठीक है। किस स्तर पे, एकदम थर्ड लेवल पे, एकदम अपने लोकल लेवल पे आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट आप अपनी चुन सकते हो, ठीक है। वो इन्होंने प्रावधान, फिर इनसे ऊपर क्या रहेगी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या रहेगी बेटा, इनकी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। ऐसा क्या किया गया, यहाँ पे प्रावधान किया गया, ठीक है। और जब ये देखी गई किसके द्वारा बेटा, पूरे यूरोप कंट्रीज के द्वारा जब ये व्यवस्था देखी गई, बेल्जियम ने तो यार क्रांति ला दी भाई अपने देश में, एक तगड़ी सी भी बदलाव करके बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। तो इससे जो बेल्जियम था ना बेटा, बिखरने से बच गया और अपने घर में अंदर ही लड़ाइयाँ जो होने वाली थी ना, उन लड़ाइयों से क्या हो गया, बच गया। तो इसकी समझ से, इसकी सूझबूझ से
पूरे यूरोपियन कंट्रीज क्या हुए, खुश हुए। तो भैया खुश होके इसको कुछ ना कुछ तो इनाम देंगे। तो बेटा यहाँ पे एक हेडक्वार्टर बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा, यहाँ पे एक हेडक्वार्टर बनाया गया, ठीक है। और काय का हेडक्वार्टर बनाया गया बेटा, यूरोपियन यूनियन का। काय का बनाया गया, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। हिंदी में बोलोगे इसको यूरोपीय संघ। क्या बोलोगे बेटा, यूरोपीय संघ, ठीक है। काय का हेडक्वार्टर बनाया गया ये, यूरोपीय संघ। आप क्या बोल, यूरोपीय संघ क्या होता है या यूरोपियन यूनियन क्या है, तो सुन लो शॉर्ट में। यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ क्या है बेटा, काफी सारे देशों का क्या एक समूह है, इन्होंने क्या एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, जिससे ये क्या कर सकते हैं, सभी लोग मिलके यहाँ सभी जो कंप्लीट यूरोप के जो हित के जो फैसले होंगे ना, वो इसी संघ के द्वारा लिए जाते हैं। हित के मतलब जिसके फायदे के, या जो भी कुछ बड़ा मुद्दा, कोई यूरोप का कोई संकट गहराया या कुछ हो गया, तो इन सब के लिए फायदा जो लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिए, मतलब जो फैसले जो लिए जाते हैं फिर किसके द्वारा, यूरोपियन संघ के, यूरोपियन यूनियन के द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक संघ है जो कि काम किसके लिए करता है बेटा, यूरोप के लिए ही काम करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो इन्होंने बना दिया वो कहाँ बना दिया, बेल्जियम में। और बेल्जियम में भी बेटा किस जगह बनाया है इन्होंने, ब्रुसेल्स में। कहाँ पे बना दिया इन्होंने, ब्रुसेल्स में। मतलब कि बेल्जियम की जो राजधानी थी उसमें क्या कर दिया इन्होंने, हेडक्वार्टर बना दिया। काय का हेडक्वार्टर बना दिया इन्होंने, काय का हेडक्वार्टर बना दिया बेटा, यूरोपियन यूनियन का या यूरोपीय संघ का इन्होंने क्या कर दिया बेटा, हेडक्वार्टर बना दिया। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा बेटा आपको, क्या बेल्जियम ने अपनी जो पावर्स थी पहले फ्रेंचों के हाथ में ज्यादा थी, उन पावर्स को बेटा डिवाइड कर दिया किसके बीच में, दोनों तीनों जो कम्युनिटी थी उन सब के बीच में समान रूप से ऐसे उन्होंने बदलाव किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जिससे सारी की सारी कम्युनिटी क्या हो गई बेटा, खुश हो गई। और ये क्या हो गया बेटा, लड़ाई लड़ने से या इनके वहाँ उपद्रव होने से इनकी उनके शहर में बच गया, ठीक है, या उनके देश में ये उपद्रव होने से क्या हो गया बेटा, बच गया। और ये जो है खुशी खुशी क्या कर रहा है बेटा, आज तक अपनी व्यवस्थाओं को चला रहा है, ठीक है। ये क्या एक मिसाल के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर के सामने आया, ठीक है। ये इतनी सी कहानी समझ में आ गई होगी, जिसने अभी तक ये नहीं लिखा जल्दी से लिख लो। आगे जो है हम बेटा कहानी पढ़ने वाले हैं काय के बारे में, श्रीलंका के बारे में। आज ही बेटा इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे अपने इसी लेक्चर में, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ये 2 लेक्चर में जाए, ठीक है। तो ठीक है बेटा जी, अब आप सभी लोगों को कहानी सुनाते हैं हम काय की, श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी की। एक कहानी तो आप लोगों ने इसकी सुन ली, ब्रुसेल्स की बेल्जियम वाली स्टोरी बेटा आप लोगों ने सुन ली है, ठीक है। और अब क्या बताने वाला हूँ भाई मैं आपको, श्रीलंका की स्टोरी बेटा आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। काय की बताने वाला हूँ बेटा, श्रीलंका की जो है स्टोरी बताने वाला हूँ, ठीक है। काय की बताने वाला हूँ बेटा, श्रीलंका की, ठीक है। तो श्रीलंका भी ये तुम्हारा क्या है, लगभग जो इसमें पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन श्रीलंका में वो लगभग कितनी है तुम्हारी, 2 करोड़। कितनी है, 2 करोड़ अप्रोक्स। कितनी है, 2 करोड़ अप्रोक्स। जनसंख्या तुम्हारी कितनी है भाई साहब, 2 करोड़। कितनी है यहाँ पे, 2 करोड़ लगभग। कितनी जनसंख्या है यहाँ पे बेटा, लगभग 2 करोड़। कितनी जनसंख्या है बेटा जी, लगभग 2 करोड़ जो है जनसंख्या है। उसका एथनिक कंपोजिशन बेटा मैं बता देता हूँ। एथनिक कंपोजिशन से पहले इसका नक्शा देख लो। सभी लोगों ने जो है इसका नक्शा देखा हो, भारत के साथ लगा हुआ, सभी लोग जानते हो इसके बारे में, तो ठीक है। नक्शा सभी लोगों ने देखा हुआ है, लगभग कुछ ऐसा जो है नक्शा श्रीलंका का है, आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में ऐसे में, ठीक है, ये यहाँ पे इस बड़े वाले एरिया में जो लोग रह रहे थे ना, वो 74% कौन रह रहे थे बेटा, यहाँ पे सिंगली लोग रह रहे थे। कौन रह रहे थे बेटा यहाँ पे, सिंगली। इंग्लिश में बोल दोगे इनको क्या, सिन्हालास। क्या बोलोगे बेटा, सिन्हालास, ठीक है। क्या बोलोगे, सिन्हालास। और इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे ना, वो कौन रह रहे थे बेटा, तमिल। कौन रह रहे थे बेटा, तमिल्स। कौन रह रहे थे बेटा यहाँ पे, तमिल, ठीक है। कितने परसेंट थे ये लोग थे बेटा, 18%। कौन थे बेटा ये, 18%, ठीक है। और बीच में यहाँ पे कुछ यहाँ स्पॉट्स से जो बने हुए हैं ना, उन सब जगहों पे इन स्पॉट्स पे बेटा कौन रह रहा था, कौन रह रहा था इन स्पॉट्स पे भाई साहब, आपके क्रिश्चियंस रह रहे थे। कौन रह रहा था बेटा, क्रिश्चियंस, ठीक है। जो क्रिश्चियन लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे बेटा, यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। क्रिश्चियन लोग ये क्या थे, यहाँ पे रह रहे थे। ये लगभग कितने थे भाई साहब, 7%। ये कितने थे, लगभग 7%, ठीक है। कौन थे भैया, ये क्रिश्चियन। कौन थे ये, हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्रिश्चियन, ठीक है। कौन थे ये, क्रिश्चियन, ठीक है। ईसाई थे ये, हिंदी वाले भैया ईसाई लिख लो, ठीक है। क्या लिखोगे, ईसाई। क्या लिखोगे, ईसाई। तमिल का तो तमिल ही रहने वाला है,
ठीक है। तमिल में बेटा यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, अकेले तमिल एक ही नहीं थे यहाँ पे, क्या दो प्रकार के तमिल थे, एक थे तुम्हारे इंडियन, एक थे तुम्हारे कैसे इंडियन, और एक तुम्हारे यहाँ पे क्या थे बेटा श्रीलंकन। कैसे थे बेटा? श्रीलंकन तमिल, ठीक है। दोनों प्रकार के तमिल जो बेटा जो क्या कर रहे थे यहाँ पे निवास कर रहे थे। अब क्या सर इंडियन तमिल वहाँ कैसे पहुंच गए, तो सुन लीजिए। औपनिवेशिक काल के दौरान यानी अंग्रेजों के समय जो चाय बागानों में काम करने के लिए इंडिया से श्रीलंका लाए गए जो तमिल, उनके जो पूर्वज यहाँ पे लाए थे वो काम करके वो तो चले गए, तो उनके भैया बच्चे तो वहाँ पैदा हुए ही होंगे, जन्मे ही होंगे, तो वो लोग वापस इंडिया नहीं आए, वो क्या हो गए बेटा वहीं पे बस के रह गए, श्रीलंका के ही हो गए, तो उनको क्या बोला गया वहाँ पे इंडियन तमिल उनको बोला गया, ठीक है। इतनी कहानी भी आपको समझ में आ रही होगी बेटा। इसका एथनिक कंपोजिशन आप लोगों ने देख लिया होगा, 74% सिंगली है, 18% कौन है यहाँ पे तमिल, और 7% कौन है क्रिश्चियन। तो सिंगली जो लोग थे ना, इनका जो धर्म था ना, वो कौन सा धर्म था बेटा? इनका बौद्ध धर्म। इनका धर्म कौन सा था? बौद्ध, ठीक है। और इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी भैया? इनकी भाषा भी कौन सी थी? सिंगली। कौन सी भाषा थी? सिंगली भाषा ही थी, ठीक है, या सिन्हाली, इसको इंग्लिश में जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सिन्हाली, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज थी या भाषा थी वो कैसी थी? सिन्हाली। इन सिन्हालास की कौन सी थी? सिन्हाली। सिंगली की क्या थी? सिंगली ही भाषा थी। और जिस धर्म को ये मानते थे वो क्या थे बेटा? बौद्ध धर्म को ये मानने वाले लोग थे, कौन? सिंगली, ठीक है। वो इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल में दोनों ही कम्युनिटी थी, हिंदू भी थी और प्लस कौन से थे बेटा यहाँ पे मुस्लिम भी लोग निवास कर रहे थे इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ था, आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो सबसे ज्यादा बोलबाला जो किसका रहेगा यहाँ पे? सिंगलियों का। मतलब जनसंख्या में कौन ज्यादा है यहाँ पे? सिंगली लोग क्या है बेटा जनसंख्या में बेटा यहाँ पर ज्यादा है। तो अगर ये जनसंख्या में यहाँ पे ज्यादा है तो इन्होंने क्या किया, ये बेटा बहुसंख्यकवाद इन्होंने सिद्धांत लेके आए। क्या लेके आए यहाँ पे? बहुसंख्यकवाद। क्या लेके आए बेटा? बहुसंख्यकवाद, ठीक है। ये क्या होता है? मेजिटोरियनिज्म। क्या होता है बेटा? मेजिटोरियनिज्म, ठीक है। मेजिटोरियनिज्म, ठीक है। ये सिद्धांत जो है यहाँ पे ये लेकर आए। ये क्या था कि भैया अगर संख्या में कौन ज्यादा है? हम ज्यादा हैं, बोलबाला किसका रहने वाला है? फिर तो हमारा ही रहने वाला है। तो इन्होंने बेटा यहाँ पे कुछ ऐसे प्रावधान इन लोगों ने किए, गवर्नमेंट जो है इनकी बन गई थी, तो इनकी गवर्नमेंट ने ऐसे बेटा यहाँ पे प्रावधान किए, कैसे कि भाषा थोप दी पूरे श्रीलंका के ऊपर। क्या है भैया ऑफिशियल लैंग्वेज? क्या है आपकी? सिंगली। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो घोषित की गई थी वो क्या घोषित की गई थी? सिंगली ही घोषित की कर दी इन लोगों ने, ठीक है। ऑफिशियल जो धर्म या रिलीजन जो इन्होंने घोषित कर दिया वो इन्होंने क्या घोषित कर दिया बेटा? बौद्ध धर्म ही इन लोगों ने क्या कर दिया? घोषित कर दिया, ठीक है। अब आप खुद बताओ बेटा, भाषा अपने आप में बेटा क्या हो सकती है? हथियार हो सकती है लड़ाई लड़वाने के लिए, ठीक है। इतनी चीज समझना आप, थोड़ी सी बेसिक सी। किसी व्यक्ति से आप उसकी भाषा ही छीन ले रहे हो तो फिर वो बोलेगा ही कैसे, वो लिखेगा कैसे, वो पढ़ेगा कैसे? समझे कि नहीं समझे? तो इन लोगों ने वही तो काम कर दिया यहाँ पे। इन लोगों ने क्या, उसका धर्म भी छीन लिया वहाँ पे तमिलों का और उनका ईसाइयों का, और उनने क्या कर दिया? भाषा भी इनने छीन ली। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज और ऑफिशियल धर्म, राजकीय धर्म और राजकीय भाई साहब क्या कर दिया इन्हें? घोषित भाषा कर दी उधर अपने राष्ट्र की पूरे की श्रीलंका की। वो क्या हो गई इनकी? बौद्ध और सिंगली। तो ये सब व्यवस्थाएं देखती हूँ किसको बुरा लगने लगा बेटा? तमिल को और क्रिश्चियंस को। सबसे ज्यादा किसको बुरा लगा बेटा? तमिल्स को ही बुरा लगा। सबसे ज्यादा किसको बुरा लगा बेटा? तमिल्स को ही बुरा लगा, ठीक है बेटा जी। इतनी आपको समझ में आ गई होगी। इनने क्या कर दिया बेटा? इनने ऑफिशियल जो भाषा थी वो धर्म भी क्या कर दिया राष्ट्र का, इन्हीं को बौद्ध को और सिंगली को घोषित किया। कब किया था इसको घोषित इन्होंने? 1956 में, ठीक है। कब किया था? और मैं बता देता हूँ एक चीज यहाँ पे, श्रीलंका था ना आपका, जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका आजाद देश बेटा कब बनाया? ये 1948 में। कब बनाया बेटा? 1948 में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना एक, ठीक। और 1956 में क्या कर दिया था इनने? इस धर्म को क्या कर दिया था इन्होंने? घोषित यहाँ पे कर दिया था। इतनी कहानी बेटा आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो जब ये और यहाँ पे एक चीज की इन लोगों ने वो भी सुन लो, देखो इन्होंने क्या किया, जब भी कोई सरकारी नौकरी थी, कोई भी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, यहाँ पे कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर थे वो सबसे पहले जो प्राथमिकता किसको दी जाने लगी बेटा? प्रायोरिटी किसको दी जाने लगी? हर जगह पे जो है सिन्हालास को ही प्रायोरिटी दी जाने लगी, सिंगलियों को ही क्या दी जाने लगी? प्राथमिकताएं दी जाने लगी। सबसे पहले किसको? इनको नहीं, ये अगर बेशक वो है क्या कहते हैं योग्य हैं, फिर भी क्या कर दो? इनको हटा दो। तो भाई ऐसा तो व्यक्ति कब तक झेलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में ऐसी ठेस पहुंची कि इन सिंगलियों ने क्या कर लिया बेटा? हमारी क्या छीन ली हमसे? भाषा छीन ली सबसे पहले,
ठीक है। और क्या छीन लिया हमसे, हमारा धर्म छीन लिया, और क्या पहले छीन लिया, हमारी संस्कृति भी जो है ये क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे जो है हमसे ये छीन रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चीजों को क्या नहीं कर रही है, प्रोटेक्ट हमारी को कर ही नहीं रही। ये बात किसके मन में बैठ गई है, तमिलों के मन में बैठ गई। तो अब ये तमिल भैया शांत तो बैठेंगे है नहीं, तो तमिल कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो तमिलों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी बेटा एक क्या बनाई बेटा, पार्टी बना दी। इनने क्या बना दी बेटा, एक पार्टी बना दी, ठीक है। क्या बना दी बेटा, पार्टी बना दी, ठीक है। श्रीलंका के अंदर एक पॉलिटिकल इनने मतलब अपनी मांगे रखने के लिए सरकार के सामने क्या बनाई बेटा, अपनी एक इनने एक पार्टी बनाई, ठीक है। इतनी कहानी बेटा बोर्ड भर चुका है, तो भैया इसको मैं मिटा रहा हूं, तो जल्दी से आप क्या कर लो, लिख लो सभी लोग जो भी लिखना हो, ठीक है। इतनी कहानी आ गई होगी सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में। और भैया जल्दी से वापस से मैं आप लोगों से एक बात और बोले देता हूँ कि शेयर कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में। और लाइक कमेंट अगर नहीं ठोका हो तो जल्दी से बेटा लाइक कमेंट भी ठोक दो, कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, ठीक है। और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को, उसको वीडियोज़ को, मेरी को, ठीक है। ये सब जो मेहनत चल रही है ना बेटा, आप ही लोगों के लिए चल रही है, आप ही लोगों की भलाई के लिए चल रही है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इतनी कहानी बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अपनी आगे की तरफ, कहानी की तरफ, कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के बाद इन लोगों ने क्या किया। तो बेटा आप देखते हैं कि जो श्रीलंका में बेटा तमिल्स की जो पॉलिटिकल पार्टी आई ना, कौन आई बेटा, तमिल की जो पॉलिटिकल पार्टी आई, तो इन लोगों ने जो है इनके सामने क्या रखा, ठीक है, क्या मांगे जो है रखी इन पॉलिटिकल पार्टी ने, ठीक है, तमिल की ने। तो पहले नंबर पे जो इनने मांग जो रखी ना, वो बेटा पहले नंबर पे क्या मांग रखी कि जो तमिल है ना, हमारी जो तमिल लैंग्वेज है ना, इसको भी क्या कर दो, तमिल शुड बी, क्या बोला इनने कि तमिल शुड बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। क्या बोला इनने, तमिल शुड बी डिक्लेयर्ड, ठीक है, तमिल शुड बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, तमिल शुड बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब क्या बोला इनने, क्या जो तमिल है, हिंदी में भी लिख लो भाई, क्या तमिल को, तमिल भाषा को क्या कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बेटा घोषित कर देना चाहिए, मतलब कार्यकारी भाषा, ठीक है। कैसी, कार्यकारी भाषा घोषित इसको भी करो, ठीक है, कार्यकारी भाषा घोषित करो, ठीक है। क्या मांग रखी इनने, क्या करो, तमिल को भी बेटा कार्यकारी भाषा घोषित करो, किसको करो बेटा, इसको क्या कहते हैं, तमिल को भी, ठीक है, तमिल लैंग्वेज को, ठीक है। अगला इनने बेटा क्या नाम क्या रखी बेटा, इक्वल, क्या नाम, क्यों सॉरी, जो डिमांड रखी थी ना इन लोगों ने बेटा, क्या डिमांड रखी थी बेटा, इक्वल अपॉर्चुनिटी की। काय की डिमांड रखी थी बेटा, अगली इनने इक्वल अपॉर्चुनिटी की मांग रखी थी, ठीक है। काय की मांग रखी थी इनने, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब समान अवसर चाहिए, ठीक है। कैसे चाहिए, समान अवसर, किसके, कैसे भैया चाहिए इनको समान अवसर, किसके बराबर समान चाहिए, मतलब समानता, समान अवसर, ये इन्होंने जो मांगे वो किसके मतलब बराबर मांगे थे इन्होंने, इन सेनानियों के बराबर, किसके बराबर मांगे थे इन्होंने, सेनानियों के बराबर। और इनने जो तीसरी मांग जो अपनी रखी थी वो क्या रखी थी कि बेटा सेपरेट गवर्नमेंट दे दो हमको, क्या दे दो बेटा, सेपरेट गवर्नमेंट दे दो हमको, क्या दे दो बेटा, सेपरेट गवर्नमेंट दे दो, कहाँ पे, तमिल रीजन में, कहाँ पे दे दो बेटा, तमिल रीजन में, ठीक है। ये जो तीन जो सबसे बड़ी मांग है उन लोगों ने रखी थी, क्या हमें क्या चाहिए, अलग सरकार, क्या चाहिए बेटा, हमको अलग सरकार चाहिए, ठीक है। अलग सरकार कहाँ पे चाहिए बेटा, कि तमिल क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ यहाँ पे मतलब तमिलों का क्या है क्षेत्र है, उसको क्या कर दो, अलग सरकार दे दो। ये तीन मांगे क्या कर दी गवर्नमेंट ने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या कर दी इनको, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी इसको क्या कर दिया बेटा, इन तीनों मांगों को खारिज कर दिया, मतलब अनसुना कर दिया कि भाई तुम क्या है, तुम तो कुछ नहीं हो, छोटे मोटे कुक्कर हो मेरे सामने, ठीक है, तो तुम घूसते रहो। ये तीनों जो मांगे थी क्या कर दिया इनको निगलेक्ट कर दिया। फिर भी वैसा तमिल वाले लोगों ने क्या किया, इनके सामने अपनी चौथी और आखिरी मांग रखी। चौथी और आखिरी मांग क्या थी कि सेपरेट कंट्री बना दो। क्या मांग रखी थी इन्होंने बेटा कि आप क्या कर दो, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट वाले इलाकों को मिला के क्या कर दो, श्रीलंका का जो नॉर्थ पार्ट और प्लस के अंश वाला ईस्टर्न वाला पार्ट है उसको मिला के क्या कर दो, नॉर्थन ईस्टर्न श्रीलंका को मिला के क्या कर दो, हमारे लिए बेटा क्या कर दो, सेपरेट कंट्री बना दो यहाँ से, मतलब कि क्या कर दो, हमें एक अलग रीजन दे दो, ठीक है। कौन सा, उत्तरी भाग, ठीक है, और पूर्वी भाग, इन दोनों भागों को मिलाकर हमें क्या कर दो, अलग क्षेत्र प्रदान कर दो, ठीक है। हम
जो हमें अच्छा लगेगा हम अपने लिए कर लेंगे। किसने बेटा ये मांग रखी? तमिलों ने मांग ये रखी। किसके आगे मांग रखी बेटा? श्रीलंका की गवर्नमेंट की। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट तो भैया काय के लिए बाज आ रही थी? वो कतई बाज नहीं आई, ठीक है। तो जब वो बाज नहीं आई तो इस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? इसको भी नकार दिया, ठीक है। वो नहीं सुनी इनकी चौथी मांग, ये भी क्या कर दी गई? इन की सारी मांगों को क्या कर दिया गया? नकार दिया तो गया। तो अब जब आप बताओगे, आप जो इतनी सारी डिमांड न कर रहे हैं, वो एक भी डिमांड गवर्नमेंट जब इनकी नहीं मान रही है पूरी की पूरी कम्युनिटी, तो कम्युनिटी भैया आखिरी ऑप्शन क्या बचेगा? जब आप प्रेम से, दंगों से, प्रेम से, आंदोलनों से, सत्याग्रहों से, सबसे बेटा आपने मांग सब कुछ प्रेम से, सब तरीके से आपने उनसे बात कर ली, वो नहीं मान रहे कैसे भी, तो आखिरी हथियार उठाना ही तो बचेगा आप लोगों के पास, ठीक है। पहले प्यार से और नहीं माने तो फिर हथियार से, यही तो है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या उठाया बेटा? फिर हथियार उठा लिए। अब जब व्यक्ति जब प्यार से नहीं मान रहा तो हथियार से बेटा मजबूरन लोगों को उठाना पड़ता है, ठीक है। पहले इनने भैया प्यार से ये सारी डिमांडें रखी, इन लोगों ने नहीं मानी, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने नहीं मानी, तो इनने फिर क्या उठा लिए? हथियार उठा लिए। तो ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, किसके बीच में? सेनाला के बीच में और तमिलों के बीच में क्या हुआ बेटा? एक लड़ाइयाँ हुई भैया। तो ये थोड़ा बहुत झड़पें आगे चल के काय में कन्वर्ट हो गई बेटा? सिविल वार में, ठीक है। सिविल वार क्या होता है? गृह युद्ध। क्या होता है बेटा? गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब कि अपने ही देश में, एक ही समान देश में जब दो बड़े बड़े समुदाय, जब दो बड़े बड़े धर्म या दो अलग अलग बड़ी बड़ी प्रकार के जो सांप्रदायिक क्या हो जाएं, दंगे हो जाएं, सांप्रदायिक जैसे हो जाएं बेटा, दंगे हो जाएं, अलग अलग कम्युनिटियां, अलग अलग जो समुदाय हैं वो क्या हो जाएं बेटा? लड़ जाएं, ठीक है, आपस में। और वो कैसे? थोड़ा बहुत अहिंसात्मक ना लड़ें, हिंसा हो जाए, बगड़ी हिंसा हो जाए, ठीक है, हथियारों के साथ लड़ाई हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? गृह युद्ध बोला जाता है, या सिविल वार उसको बोला जाता है। तो तमिलों के बीच में और भैया तुम्हारे किसके बीच में हो गया ये गृह युद्ध? तुम्हारा सेनालीस के बीच में। किसके बीच में हुआ? सेनाली। बिटवीन तमिल एंड सेनालास सिविल वार हैज बीन टुक प्लेस, ठीक है। तो क्या हुआ इसने भैया? सॉरी, हैज बीन टुक नहीं आएगा, हैज बीन टेकन प्लेस, ठीक है। या फिर क्या हो गया यहाँ पे? इनने भैया तमिल ने क्या कर दिया, इन्होंने सेनालास ने क्या कर दिया यहाँ पे? क्या सिविल वार में क्या कर दिया? सॉरी, सिविल वार क्या हो गया? इनके बीच में हो गया, यानी गृह युद्ध हो गया। किसके बीच में? तमिलों के बीच में और किसके बीच में? सेनालास के बीच में। मतलब इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे? अब देखो श्रीलंका की आपने स्टोरी से समझ गए होंगे, इन्होंने पावर शेयरिंग नहीं की, तो आगे चल के ये युद्ध काय में कन्वर्ट हो गया? इनकी पावर शेयरिंग ना करना काय में कन्वर्ट हो गई बेटा? गृह युद्ध के बीच में, वो सही गृह युद्ध में कन्वर्ट हो गई। वो आपको एक बात बता दूं, इनका जो गृह युद्ध था ना वो 2009 में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ इनका बेटा? 2009 में, ठीक है। कब समाप्त हुआ? 2009 में। तब तक ये लोग क्या में उलझे रहे? अपने गृह युद्ध में ही उलझे रहे। तो एक देश ने पावर शेयरिंग की और एक ने पावर शेयरिंग नहीं की, तो दोनों का परिणाम आपके सामने था। एक खुशी बेटा रहा और पूरे वर्ल्ड में जो इसकी मिसालें दी गई, और एक देश जो है तहस नहस हो गया। हजारों हजार लोग, थाउजेंड ऑफ पीपल क्या हो गए बेटा? यहाँ पे सिविल वार में मारे गए दोनों तरफ से, तमिलों के सोई सेनालियों के, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो यही चैप्टर था बेटा अपना। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और हैं जो कि यहाँ से अब कंसेप्टों से निकल के आ रहे हैं, जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है। वहाँ से क्वेश्चन या ओटी वगैरह बन जाती है, तो जाना मत, रुके रहना अभी, ठीक है। इन स्टोरियों को बाद अपन क्या पढ़ेंगे? ये 2-3 टॉपिक जो है अपन को यहाँ पे और पढ़ने अभी हैं, ठीक है। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ से प्रश्न ये उठ के आता है, हमने ये दोनों केस स्टडी अभी सुन ली हैं, तो यहाँ से बेटा प्रश्न ये उठ के आ रहा है कि क्या पावर शेयरिंग भैया ऐसी डिजायरेबल क्यों रहती है लोगों के बीच में, ठीक है, या फिर भैया ये इतनी जरूरी क्यों हो जाती है? तो मैं बताता हूँ उसके बारे में, ऐसा क्या है, क्यों है, ठीक है। तो भैया इसके 2 कारण हैं। एक तो है आपका पहला आपका बेटा कारण क्या बनेगा? प्रूडेंशियल रीजन, और दूसरा कारण बेटा आपका क्या बनेगा? मोरल रीजन, ठीक है। क्या बनेगा बेटा? पहला बनेगा आपका क्या बोला मैंने कि जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, ठीक है। जो पावर शेयरिंग, हाँ मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस इतना लिखूंगा क्या? डिजायरेबल, ठीक है, डिजायरेबल, और आगे लिख दूंगा वाई शॉर्ट में, ठीक है, जिससे समझ में आ जाए। पूरा नहीं लिखना अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कारण है, ठीक है। पहला कारण क्या है तुम्हारा? प्रूडेंशियल, ठीक है। पहला कारण क्या है यहाँ पे? प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मतलब क्या? बुद्धिमत्तापूर्ण, ठीक है, बुद्धिमत्तापूर्ण, ठीक है, बुद्धिमत्तापूर्ण। और दूसरा तुम्हारा क्या है? मोरल रीजन, ठीक है। मोरल रीजन पढ़ते हैं पहले, यानी नैतिक,
ठीक है। नैतिक कारण क्या है इसका? तो नैतिक कारण बेटा इसका ये है कि जब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का तंत्र है, लोगों के द्वारा चलने वाला तंत्र, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा चलने वाला, या किसी एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष, या किसी एक धर्म विशेष के द्वारा चलने वाला तंत्र नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, सभी लोगों की समान रूप से क्या मानी जाती है बेटा? भागीदारी मानी जाती है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि ये लोगों का ही तंत्र है। ठीक है, ये तुम्हारा जो मोरल रीजन जिसका रहेगा, तो क्या है भैया, यहाँ पे पावर शेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला गया? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ये। ठीक है, जो पावर शेयरिंग क्या है भाई साहब, आपकी जो पावर शेयरिंग है ना, पावर शेयरिंग है ना, वो क्या है भाई साहब? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब क्या? लोकतंत्र की आत्मा है। इसको क्या माना गया है? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी माना गया है। ठीक है, पावर शेयरिंग को क्या माना गया है? लोकतंत्र की आत्मा। हिंदी वाले भी लिख लो कि सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा मानी गई है। क्या मानी गई है बेटा? लोकतंत्र की आत्मा मानी गई है। ठीक है, लोकतंत्र की आत्मा, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लोकतंत्र की क्या नहीं होगी? हत्या नहीं होगी, अगर आप क्या कर देते हो, यहाँ पे सत्ता की साझेदारी कर देते हो। ठीक है, और इसका जो प्रूडेंशियल रीजन है वो क्या बता रहा है बेटा? इससे क्या होता है? कन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, क्या? कन्फ्लिक्ट की। ठीक है, काय की पॉसिबिलिटी होती है? कन्फ्लिक्ट होने की, यानी झगड़ा होने की क्या होती हैं? संभावनाएं होती हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो होती है ना, वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त। कन्फ्लिक्ट को लिख लो क्या? झगड़ा। ठीक है, तो झगड़ा की संभावना क्या हो जाती है? झगड़ा की संभावना क्या हो जाती है? अलग अलग समुदायों के बीच में समाप्त हो जाती है। पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी, सब लोगों को थोड़ी 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 सबको बांट दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या होगा? इससे झगड़ा भी नहीं होगा और लोकतंत्र भी अपना क्या होगा? बचा रहेगा। ठीक है, तो भैया ये क्या दो कारण थे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं कि मेन क्या है। तो बेटा अब इसमें अब अपन को आगे देखना है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या देखना है बेटा? अपनी किताब क्या बता रही है अपन को? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बता रही है, वो देखना है अपन को कि पावर शेयरिंग कितने फॉर्म से की जाती है या कितना कितना तरीका है। तो इसके जो मेन फॉर्म है ना, केवल दो ही फॉर्म है। ठीक है, कितने फॉर्म है इसके? दो ही फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में अपन देखेंगे क्या क्या देखेंगे बेटा? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या देखोगे बेटा? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, इनको हिंदी में क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी के तरीके। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा? सत्ता की साझेदारी के तरीके। कितने तरीके हैं सत्ता की साझेदारी के बेटा? दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है तुम्हारा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या है बेटा पहला तरीका तुम्हारा? हॉरिजॉन्टल। क्या है तरीका? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या है बेटा? वर्टिकल। दूसरा क्या है तुम्हारा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को बोला जाता है क्या तुम्हारा? क्षैतिज। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षैतिज। वर्टिकल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। ठीक है, पहला है तुम्हारा क्या? क्षैतिज। दूसरा तुम्हारा क्या है बेटा? वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के क्या है बेटा? ये तरीके। तो क्षैतिज बंटवारे के, सॉरी हॉरिजॉन्टल बंटवारे के बारे में बेटा अपन पहले देख लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल काय के बारे में देखेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो बंटवारा है आपका, उसके बारे में देख लेंगे पहले। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब तुम्हारा क्या? क्षैतिज बंटवारा। ये किस तरीके से रहता है सत्ता का? इसमें क्या रहते हैं बेटा? 3 अंग रहते हैं। कितने रहते हैं बेटा? 3 अंग रहते हैं सेम लाइन पे। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं पता है आप सभी लोगों को बेटा? पहला रहेगा आपका लेजिस्लेटिव। कौन सा है बेटा? पहला आपका लेजिस्लेटिव। दूसरा है आपका क्या बेटा? एग्जीक्यूटिव। दूसरा कौन सा है बेटा आपका? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और तीसरा कौन सा है आपका? जुडिशियल। कौन सा है बेटा? जुडिशियल। ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलोगे? विधायिका। क्या बोलोगे बेटा इनको हिंदी में? विधायिका। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? कार्यपालिका। क्या बोलोगे बेटा इसको हिंदी में? कार्यपालिका। जुडिशियल को बेटा हिंदी में क्या बोलोगे बेटा? न्यायपालिका। क्या बोलोगे बेटा? न्यायपालिका। ये 3 प्रकार का जो है फॉर्म है। इसका हॉरिजॉन्टल नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये सेम लाइन पर लाई करते हैं और इसको यहाँ से बेटा एक ओटी बन जाती है। इस व्यवस्था को बेटा चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? चेक एंड बैलेंस।
काय के नाम से जाना जाता है बेटा? चेक एंड बैलेंस। ठीक है, किस नाम से भी जाना जाता है इसको? चेक एंड बैलेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है बेटा आपका क्या है बेटा? वर्टिकल। क्या है बेटा आपका अगला? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, अगला काय का डिवीजन है बेटा? आपका वर्टिकल डिवीजन, यानी ऊर्ध्वाधर बंटवारा। क्या है बेटा? ऊर्ध्वाधर बंटवारा। तो ऊर्ध्वाधर बंटवारे में क्या है बेटा? सबसे पहले आती है तुम्हारी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हिंदी में बोलते हो तुम लोग क्या? केंद्र या फिर संघ सरकार। क्या बोलते हो? केंद्र या फिर संघ सरकार। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए हिंदी वाले। ठीक है, अगला तुम्हारा क्या रहता है बेटा यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्या रहता है? स्टेट गवर्नमेंट, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? राज्य सरकार। क्या बोला जाता है इसको? राज्य सरकार। ठीक है, अगला तुम्हारा यहाँ पे क्या है बेटा? राज्य सरकार। अब यहाँ पे तीसरा स्तर जो रहेगा ना, कभी कभी यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी आ जाता है और कभी कभी यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा? लोकल लेवल गवर्नमेंट। यहाँ पे नाम जो है बदलते रहते हैं देश के अनुसार। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? स्थानीय। ठीक है, बेल्जियम में ये लोकल लेवल गवर्नमेंट का ही इन्होंने यहाँ पे क्या नाम रखा था बेटा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, क्या नाम रखा था इन्होंने अपनी लोकल लेवल गवर्नमेंट का? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और यही जो व्यवस्था है आपकी, ठीक है, ये वाली व्यवस्था ही बेटा आपकी पता क्या कहलाती है? फेडरल सिस्टम। क्या कहलाती है बेटा? फेडरल सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? संघीय व्यवस्था कहलाती है। यही क्या कहलाती है बेटा? आपकी संघीय व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इतनी कहानी बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, यही आपकी क्या कहलाती है? संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम जो है कहलाती है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, अब दिख रहा है सभी लोगों को इस वीडियो में, देख लो बेटा, संघीय व्यवस्था कहलाती है फेडरल सिस्टम। ठीक है, फेडरल सिस्टम कहलाती है या संघीय व्यवस्था कहलाती है। यहाँ तक की कहानी बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, दो प्रकार से सत्ता का बंटवारा होता है। एक होता है बेटा हॉरिजॉन्टल तरीके से, एक होता है बेटा वर्टिकल तरीके से। यहाँ पे एक ही लाइन में बराबर अंग, इन पे जो पावर रहती है ना बेटा, तीनों अंगों पे कैसी रहती हैं? बराबर बराबर उसमें बांटी जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? चेक एंड बैलेंस नाम रखा गया। चेक एंड बैलेंस क्यों रखा गया? क्योंकि अगर यहाँ पे एक अंग अगर कोई अगर गलती करता है तो बाकी के दो अंग मिलकर उसको रोक देंगे, या ये अंग गलती करता है तो ये दोनों अंग मिलकर इसको रोक देंगे, या ये करता है तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? इसको रोक देंगे। तो यहाँ पे कोई भी अंग जो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यहाँ सभी अंग कैसे हैं बेटा? एक समान या एक ही लाइन पे जो है रखे गए हैं। ठीक है, और वर्टिकल डिवीजन में सबसे पावरफुल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद क्या है बेटा? आपकी लोकल लेवल गवर्नमेंट। और ये तीनों ही सरकारें आपकी जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, इसी को क्या बोला जाता है बेटा? संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर है बेटा, चैप्टर 2 फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म, जो हमारा नाम है चैप्टर का, फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था। या तो इसी के ऊपर है, तो इसी के बारे में बेटा अपने चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब देख लेते हैं एक या दो टॉपिक, शायद इसमें और छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनके बारे में मैं आपको और बता देता हूं। तो दो टॉपिक हैं बेटा, क्या जो पावर शेयरिंग है ना, आपने देख ली इस तरीके से हो जाती है मेन जो। ठीक है, अब इसका बेटा पावर शेयरिंग जो है सोशल ग्रुप्स के बीच में भी होती है और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी होती है। इनके बारे में हम और पढ़ लेते हैं। अगर जिसने भैया ये नक्शे नहीं बनाए जल्दी से बना लो और लिख लो जल्दी से। ठीक है, तो बेटा लिख लिया होगा सभी लोगों ने। मैं इसको साफ कर रहा हूँ अब, जिससे बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया। बस 2 मिनट का और रह गया ये चैप्टर। मेन कंसेप्ट है, यहाँ से चीज़ें पूछ ली जाती हैं लास्ट वाली चीज़ों से। ठीक है, तो रुके रहिए आप, और ये 2 जो टॉपिक हैं छोटे छोटे उनको और सुन जाइए। बस 2 लाइन के टॉपिक बचे हैं बेटा, कि पावर शेयरिंग है ना जो, और कहाँ कहाँ इसका डिवाइडेशन चलता है। तो पावर शेयरिंग क्या चलती है बेटा? कहाँ चलती है? एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। क्या बोल रहा है बेटा? एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, एक तो तुम्हारा ये हो गया, और दूसरा तुम्हारा जो पावर शेयरिंग है, दूसरी जो पावर शेयरिंग है ना, वो क्या है बेटा? एमंग
एमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, इसको हिंदी में लिखना हो तो लिख लो भैया, सामाजिक समूहों के मध्य, ठीक है, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। क्या लिखोगे यहाँ पे, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। यहाँ पे लिख दोगे दबाव समूहों के बीच। क्या लिखोगे, दबाव समूहों के बीच, दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ये भी लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर वाला लिख लेंगे। अभी होता क्या है बेटा, दबाव समूह, सामाजिक समूह, तो ये चीज़ बेटा आप लोगों को पता हो कि जैसे कि सामाजिक समूह अपने बेटा अभी बेल्जियम वाली स्टोरी में देखा था, यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया था बेटा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेटा उन्हीं के समाज के लिए थी, फ्रेंच वाली फ्रेंच के लिए, डच वाली डच के लिए, और तुम्हारी बेल्जियम वो सॉरी जर्मन वाली जर्मनों के लिए। तो ऐसे समाजों के ऊपर क्या कर दिया इन्होंने, सत्ता का बंटवारा कर दिया बेल्जियम के ऊपर। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका जो अच्छा उदाहरण है, भारत के अंदर अपन इसको देखें तो रिजर्वेशन इसका जो अच्छा उदाहरण आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है बेटा SC ST और OBC इन कैटेगरियों के बीच में बेटा क्या हुआ, सरकार के द्वारा बांट दिया जाता है। वो भी कहीं ना कहीं क्या माना जाता है बेटा, सत्ता का बंटवारा ही माना जाता है। और रिजर्वेशन और कहाँ बांट दिया जाता है बेटा, वुमेन के बीच में। कहाँ बांट दिया जाता है, वुमेन, वुमेन्स की स्थिति को सुधारने के लिए। तो ऐसे ग्रुप्स जो बेटा समाज में कहीं पिछड़े रह गए हैं या फिर कहीं दबे कुचले रह गए हैं, उनको उनकी स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सत्ता का बंटवारा कर देती है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, सत्ता का या सोशल ग्रुप के बीच में क्या है, या सामाजिक समूह के बीच में सत्ता का बंटवारा। आप बात करते हैं दबाव समूह में प्रेशर ग्रुप्स की। ठीक है, तो दबाव समूह जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैंने बोला ट्रेड यूनियन। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ट्रेड यूनियन। ठीक है, यानी व्यापारिक संघ। ठीक है, क्या बोला मैंने बेटा, व्यापारिक संघ। ठीक है, व्यापारिक संघ कैसे, कि अगर सरकार से कोई बातें मनवानी है, अपनी मांगें अगर पूरी करानी है, तो बेटा पूरे व्यापारी नहीं पहुंचेंगे। तो इन व्यापारियों के बीच में क्या होता है, ये अपने में बीच में से ही कुछ लोगों को क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, एक संघ बना देते हैं। उसी संघ के द्वारा क्या करते हैं, ये अपनी मांगें रखते हैं। ऐसे ही बेटा हर व्यक्ति का क्या होता है, अपना अपना संघ बना होता है। जैसे कि बेटा एडवोकेट्स का, ठीक है, एडवोकेट यूनियन होती है। ठीक है, स्टूडेंट की अगर देखें तो स्टूडेंट यूनियन होती है। स्टूडेंट यूनियन तो सभी लोगों को पता है, काफ़ी फेमस नाम है बेटा, ABVP NSUI, ये कांग्रेस और बीजेपी के दोनों संगठन है। ठीक है, स्टूडेंट यूनियन होते हैं ये। ठीक है, उसी प्रकार से अलग अलग तबके जो समाज के हैं वो सब क्या करते हैं बेटा, अपना अपना क्या बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ सामाजिक तबके से ना चलते हुए स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट एक अलग हो गया, एक जो वर्ग में बट रहा है, व्यापारी है वो अलग वर्ग का हो गया, पुलिस वाले हैं वो अपना अलग यूनियन बना लेंगे। ठीक है, वो पुलिस वाले कोई एक सेपरेट समाज तो है नहीं है भारत के अंदर। ठीक है, पुलिस तो क्या एक बेटा काम करने वाला समूह है। तो उसी प्रकार का एक समूह, उनको क्या बोलते हैं, अब ये अपनी बातें मनवाने के लिए या अपनी कोई मांगे सामने रखने के लिए गवर्नमेंट के उनसे मनवाने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनको दबाव, तो इनको क्या बोला जाता है बेटा, दबाव समूह बोला जाता है। ठीक है, तो काफी सारे दबाव समूह हर कंट्री में होते हैं। ठीक है, इनमें भी क्या किया जाता है, इनको संविधान के द्वारा जो है पावर है कि एक हर वर्ग या सब लोग क्या कर सकते हैं, अपना अपना समूह बना सकते हैं। ठीक है, तो भैया आप लोगों ने समझ लिया है यहाँ पे कि सत्ता का बंटवारा क्या होता है, सत्ता की साझेदारी क्या होती है। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार इस वीडियो को बेटा वापस से रिवाइंड करके वापस से ढंग से इसको ध्यान लगा के सुनना, काफ़ी सारी की सारी चीज़ें जो है क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगी। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 2 हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और देखते रहें हमारे YouTube चैनल द RK गुरुजी को। धन्यवाद। जय श्री राम।